Hello everyone, welcome back to GK Today. This is Sia and very good morning. Hope everyone is doing fine. So यहाँ पर हम आज 3rd and 4th मार्च के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज का इन डेप्थ एनालिसिस करने जा रहे हैं एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑल these questions are part of daily 20 MCQ series which is available on GK Today application only. Start करते and the first question is who has been appointed as the chairman of Securities and Exchange Board of India in Feb 2025. So SEBI के chairman appoint हुए हैं and recently कौन बने हैं the new chairman of SEBI and answer is option number A तुहिन कांता पांडे. So तुहिन कांता पांडे को अपॉइंट किया गया है एज अ सेबी चेयरमैन एंड आप सभी जानते हैं यह फाइनेंस एंड रेवेन्यू सेक्रेटरी भी है द तुहिन कांता पांडे. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी इन न्यूज तुहिन कांता पांडे. यह रिसेंटली फाइनेंस एंड रेवेन्यू सेक्रेटरी है एंड प्लस इन्हें चेयरमैन अपॉइंट किया गया है फॉर दी सेबी राइट. एंड सेबी के चेयरमैन के तौर पर इन्होंने रिप्लेस करा है माधवीपुरी बुच को. सो माधवीपुरी बुच इनसे पहले सेबी की चेयरमैन थी एंड नाउ इन्हें रिप्लेस करके द न्यू चेयरमैन इज तुहिन कांता पांडे राइट. और पीएम मोदी ने इनकी अपॉइंटमेंट को रिसेंटली अप्रूव करा है अंटिल फर्दर नोटिस 3 इयर्स तक यह सेबी के चेयरमैन बने रहेंगे. आईएएस ऑफिसर है यह फ्रॉम उड़ीसा एंड इससे पहले डीआईपीएएम में सेक्रेटरी ये रह चुके, फाइनेंस सेक्रेटरी ये रह चुके एंड एयर इंडिया की सेल एंड एलआईसी पब्लिक लिस्टिंग में इनका काफी इंपॉर्टेंट की रोल रहा है राइट. सो फाइनेंस सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी ये डीआईपीएम डिपार्टमेंट में रहे थे. डीआईपीएम दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट. सो इनका नाम आपको ध्यान रखना है तुहिन कांता पांडे. इसी के साथ सेबी की बात की जा रही है. तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हु वॉज दी सेबीज फर्स्ट चेयरमैन. कौन थे सेबी के पहले चेयरमैन एंड दैट इज जीवी रामकृष्णा. जीवी रामकृष्णा ही इज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ सेबी राइट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो यहाँ पर हम रिसेंट अपॉइंटमेंट जो हुई है उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को रिवाइज करने जा रहे हैं एंड दैट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईसी इन फैब 2025 एंड दैट इज ज्ञानेश कुमार. एंड सीआरपीएफ की डीजी कौन अपॉइंट हुए दैट इज ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह. रेवेन्यू सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दैट इज तुहिन कांता पांडे. एंड इसरो के वी नारायणन बने हैं 9th चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन दैट इज वी रामा सुब्रमण्यन. अगेन एंड अगेन सेम क्वेश्चंस को हम रिवाइज कर रहे हैं एंड होप यह डेटा तो आपको एकदम क्लियरली लर्न हो चुका है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज the next is which country is the host of European Leaders Summit 2025? So recently किस country ने host करा European Leaders Summit 2025 and that is by option number A UK. So यूनाइटेड किंगडम की जो पीएम है दैट इज सर के स्टारमर उनके द्वारा होस्ट किया गया द यूरोपियन लीडर समिट. और इस समिट का मेन एजेंडा क्या रहा? यूक्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड कराना है एंड सीज फायर को डिस्कस करना है दैट इज रिलेटेड विथ रशिया यूक्रेन वॉर राइट. बेसिकली अभी रिसेंटली जो मीटिंग हुई थी बिटवीन जेलेंस्की द यूक्रेन प्रेसिडेंट एंड द डोनाल्ड ट्रम्प द यूएस प्रेसिडेंट जिसे मीडिया के अकॉर्डिंग द डिजास्टर बताया गया जस्ट बिकॉज ऑफ द एग्रेसिव बिहेवियर ऑफ द जेलेंस्की. सो इस मीटिंग का जो मेन एजेंडा था द यूरोपियन लीडर समिट जिसको काफी सडनली होस्ट किया गया है बिना किसी इंफॉर्मेशन के पहले जस्ट सडनली यूरोपियन लीडर समिट अभी रिसेंटली हुआ. मेन एजेंडा क्या था कि यूएसए एंड यूक्रेन के बिटवीन जो रिलेशन है उन्हें स्टेबल करना जो कि अभी रिसेंटली काफी एग्रेसिव हो गए थे जस्ट बिकॉज ऑफ द रिसेंट मीटिंग बिटवीन जेलेंस्की एंड द ट्रम्प. आप सभी ने न्यूज में देखा होगा एंड बेसिकली इस समिट के द्वारा क्या क्या हेल्प प्रोवाइड की जा रही है यूक्रेन को ये हम डिस्कस करेंगे. सो ब्रिटेन एंड फ्रांस ने मिलकर यूक्रेन के लिए समिट को होस्ट करा सो दैट एक सीज फायर प्रपोजल का जो ड्राफ्ट है उसे रेडी किया जा सके एंड यूएस के साथ उस पर काम किया जा सके. बेसिकली समिट के तहत मिलिट्री सपोर्ट एंड यूरोपियन इन्वॉल्वमेंट को डिस्कस किया गया कि यूके द यूनाइटेड किंगडम उन्होंने शपथ ली है कि यूक्रेन की जो मिलिट्री एड है उसे बूस्ट किया जाएगा, प्रोटेक्शन के लिए सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया जाएगा और जो यूरोपियन कंट्रीज है वे अपना रोल प्ले करेंगी यूक्रेन के प्रोटेक्शन में फ्रॉम दी रशिया यूक्रेन वॉर राइट. और इसी के साथ इस समिट के बाद यूएस की तरफ से जो स्टेटमेंट आया था कि यूएस ऑफिशियल सजेस्टेड अ लीडरशिप चेंज इन यूक्रेन माइट बी नेसेसरी फॉर पीस टॉक. सो रिसेंटली जेलेंस्की जो भी एग्रेसिव मीटिंग रही थी बिटवीन डोनाल्ड ट्रम्प एंड जेलेंस्की उसके बाद यूएस ऑफिशियल्स का कहना है
कि यूक्रेन में जब जो लीडरशिप है वो चेंज होगा उसके बाद ही पीस टॉक्स को इनिशिएट किया जाएगा। सो ओवरऑल यूरोपियन लीडर समिट की यह सब हाईलाइट रही थी। बट हमें यहाँ पर इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना है। सो दो टर्म यहाँ पर न्यूज में रही यूरोपियन लीडर समिट से रिलेटेड। द फर्स्ट थिंग इज द रामस्टेन ग्रुप। सो रामस्टेन ग्रुप यह किससे एसोसिएटेड है? यूरोपियन लीडर समिट में इस ग्रुप को डिस्कस किया गया। बेसिकली 2022 में इस ग्रुप को फाउंड किया गया था और यह ग्रुप यूक्रेन, यूरोपियन यूनियन एंड नाटो के बिटवीन एक कोलैबोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। सो बेसिकली नाटो, यूरोपियन यूनियन एंड यूक्रेन का जो कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज रामस्टेन ग्रुप। और इसी के साथ इस समिट में बाल्टिक नेशंस को इंक्लूड नहीं किया गया था। सो बाल्टिक स्टेट्स के बारे में जानना यहाँ से हम जान सकते हैं। सो बेसिकली बाल्टिक स्टेट, इसमें 3 कंट्रीज को काउंट किया जाता है, यूरोपियन कंट्रीज, दैट इज लताविया, एस्टोनिया एंड लिथुआनिया। सो इन तीनों कंट्रीज को कलेक्टिवली कहा जाता है द बाल्टिक स्टेट्स। और यूरोपियन लीडर समिट में इन्हें इनवाइट नहीं किया गया था, इसीलिए यह टर्म अभी न्यूज में रहा, द बाल्टिक स्टेट and the Ramstein group during the European Leader Summit 2025, right? Let's move to the next slide. So यहाँ पे हम recent summit and conference को revise करने जा रहे हैं, and that is which Indian state is the host of first international Olympic research conference? और इसे गुजरात ने recently host करा है। Where was the Bharat Calling conference organized? इसे मुंबई में organize किया गया। Where was the annual meeting of the Pacific Island Forum? यह कहाँ पर हुई थी? बेसिकली टोंगा में ही हुई थी। दी नुकुआलोफा बेसिकली टोंगा की कैपिटल है एंड टोंगा ये बेसिकली एक पैसिफिक आइलैंड कंट्री है। पैसिफिक आइलैंड कंट्री ऑस्ट्रेलिया के नियर बाय जो आइलैंड नेशन है दैट इज पैसिफिक आइलैंड नेशन। लगभग 14 आइलैंड से जो कि पार्ट है पैसिफिक आइलैंड नेशन का, और टोंगा उसी का पार्ट है। Where was the 112th session of the International Labour Conference of International Labour Organization held recently? And recently Geneva, Switzerland में हुआ था यह। फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट ये कहाँ पर हुई थी? न्यू दिल्ली में हुआ था। एंड इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी क्लीन इकोनॉमी इन्वेस्टर फोरम, इसका फर्स्ट एडिशन अभी रिसेंटली कहाँ पे हुआ था? सिंगापुर में हुआ था। एंड एआई पर जो एक्शन समिट हुई थी उसे किस कंट्री ने होस्ट करा? फ्रांस ने, एंड को प्रेसिडेंट इंडिया बना, राइट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. And the next question is, which ministry has launched the One Nation One Port process, ONOP? So recently ONOP इस पोर्टल को, इस पोर्ट को किसने रिसेंटली रिलीज करा है? एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटर वेज ने रिसेंटली वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस सिस्टम को लॉन्च किया है। बेसिकली इस ONOP इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है? जो भी मेजर इंडियन पोर्ट है उनका स्टैंडर्डाइज करना, जितने भी ऑपरेशन है उनका स्टैंडर्डाइज करना, यह ONOP का मेन ऑब्जेक्टिव है, सो दैट कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके और इन एफिशिएंसीज को रिड्यूस किया जा सके। सो मिनिस्ट्री क्या करने जा रही है? जो कंटेनर ऑपरेशन डॉक्यूमेंट्स है उन्हें 33% से कट किया जाएगा एंड कार्गो डॉक्यूमेंट्स को 29% से कट किया जाएगा, सो दैट जितने भी मेजर ऑपरेशन है जो इंडियन पोर्ट से रिलेटेड है उनका स्टैंडर्डाइज, डिजिटलाइज किया जा सके। और यही पार्ट है दी वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस का बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटर वेज, राइट? एंड मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट ये किसके पास है रिसेंटली? इसके लिए कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल के पास है यह, राइट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो बेसिकली मिनिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे एंड दैट इज पीएम इंटर्नशिप स्कीम इज एसोसिएटेड विथ विच मिनिस्ट्री? और यह मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से एसोसिएटेड है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ये निर्मला सीतारमन के पास आता है। विच मिनिस्ट्री has launched the AI for entrepreneurship micro learning module? और इसे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने रिसेंटली लॉन्च किया। एपेडा वर्क्स अंडर विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर यह काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स पीयूष गोयल के पास है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट किसके पास है? प्लीज आंसर इन द कमेंट बॉक्स. विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द प्राइम मिनिस्टर्स योगा अवार्ड? इसे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया था। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के स्टेट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? आंसर इन द कमेंट बॉक्स. एंड द काशी तमिल संगमम इसे किस मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज कराया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। धर्मेंद्र प्रधान इसके लिए कैबिनेट मिनिस्टर है। द फिशरीज सर्वे ऑफ इंडिया यह मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज के अंडर
आता है। एंड पीएम दक्ष स्कीम को इनिशिएट किसने करा? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Where was India's first ancient stitch ship launched recently? So हाल ही में भारत का पहला प्राचीन सिला हुआ जहाज ये कहाँ पर लॉन्च किया गया? एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, गोवा। सो रिसेंटली गोवा के दीवार आइलैंड पर इंडिया ने लॉन्च करा अपना फर्स्ट एंशिएंट स्टिच शिप एंड दैट्स व्हाई यह क्वेश्चन अभी न्यूज में रहा। बेसिकली इस शिप को किसने डिजाइन करा है? दी हुडी इनोवेशन विथ केरला आर्टिजन्स ने इस शिप को डिजाइन करा है और 5th सेंचुरी मॉडल पर बेस्ड है इस शिप की डिजाइन। अजंता केव्स से इंस्पिरेशन मिली है इस शिप को डिजाइन करने के लिए और रिसेंटली इसे लॉन्च किया गया। कहां पर? गोवा में। एंड दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली न्यूज में रहा। बेसिकली जो शिप है ये यात्रा पे निकलेगी कहां पर? ओमान एंड इंडोनेशिया बाय द एंड ऑफ 2025। Let's move to the next slide. And the next question is Pandho Dam, which was seen in news, is located in which state? So recently एक डैम न्यूज में रहा। दैट डैम इज पंडो डैम और किस स्टेट में यह लोकेटेड है? हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। सो रिसेंटली इस डैम में हैवी रेन एंड स्नोफॉल के कारण हिमाचल प्रदेश को इस डैम के जो गेट्स है उसे ओपन करने पड़ गए एंड दैट्स व्हाई पंडो डैम को हम यहाँ पर रीड कर रहे हैं। बेसिकली हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट में यह लोकेटेड है। बेस रिवर पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है। 76 मीटर टॉल है और कंक्रीट ग्रेविटी स्ट्रक्चर से यह बना है और एक टाइप का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन डैम है यह पंडो डैम। कहां पर लोकेटेड है? हिमाचल प्रदेश में, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो डैम इन न्यूज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे एंड दैट इज Amsterdam Island, which was seen in news, is located in which ocean? Southern Indian Ocean में यह located है। पोंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी यह किस स्टेट में लोकेटेड है? हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। The next is as per recent report by IIT Roorkee, which river has been identified as the most vulnerable to landslide induced natural dams in Uttarakhand? So उत्तराखंड में किस रिवर को आइडेंटिफाई किया गया है मोस्ट वल्नरेबल towards the landslide induced natural dams and that is Alaknanda. Which country has approved the construction of the world's largest hydropower dam on the Brahmaputra river? चाइना ने इसे प्रपोज किया है। सम 60 मेगावाट का यह प्रोजेक्ट है और इसके अगेंस्ट में इंडिया ने भी एक प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया है। एंड नेक्स्ट है सतनूर डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तमिलनाडु में यह लोकेटेड है। A new species of dam shellfish was recently discovered in the deep sea coral reefs of which country? मालदीव्स में रिसेंटली इसे डिस्कवर किया गया है। एंड मलपेरिया डैम ये किस स्टेट में लोकेटेड है? केरला में लोकेटेड है द मलपेरिया डैम। The next question is which country won the third SABA Women's Basketball Championship title? सो विमेन्स बास्केटबॉल चैंपियनशिप टाइटल रहा जिसमें इंडिया ने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करा है और इसे जीता है इंडिया ने। सो रिसेंटली इंडिया की जो सीनियर विमेन्स बास्केटबॉल टीम है इन्होंने थर्ड SABA विमेन्स बास्केटबॉल चैंपियनशिप को जीता और डिफीट किया गया मालदीव्स को, राइट। बेसिकली यह पहली बार था जब इंडिया ने इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था और बेसिकली इस टूर्नामेंट का थर्ड एडिशन रहा यह। कहां पर हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था जादव इंडोर स्टेडियम में और इस चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज किया गया बाय द साउथ एशियन बास्केटबॉल एसोसिएशन जिसमें 8 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था दैट इज इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड भूटान और इसका टाइटल रिसेंटली किसने क्लेंच करा? इंडिया ने। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next is which country has recently discovered a 4,000-year-old Neolithic wooden circle? So हाल ही में किस देश ने 4,000 साल पुराने नवपाषाण लकड़ी के घेरे की खोज करी है? दैट इज बाय डेनमार्क। सो डेनमार्क ने रिसेंटली 4,000-year-old वुडन सर्कल को डिस्कवर करा है जो सिमिलर बताया जा रहा है स्टोन हेंज से। स्टोन हेंज ये एक मॉन्यूमेंट है जो कि इंग्लैंड में लोकेटेड है और इसी प्रकार की कुछ डिस्कवरी डेनमार्क में की गई है दैट इज 4,000-year-old न्यूलिथिक वुडन सर्किल, राइट। सो ब्रॉन्ज एज सेटलमेंट
से रिलेटेड है ये है। और बेसिकली ये जो यहाँ पे जो भी फाइंडिंग हुई है, जो कल्चर मिला है, उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कनेक्शन बिटवीन डेनमार्क एंड ब्रिटेन, बिकॉज सिमिलैरिटी डेनमार्क का यह कंस्ट्रक्शन एंड ब्रिटेन का इंग्लैंड में स्टोन हेंज, सो काफी सिमिलैरिटी है दोनों डिस्कवरीज में। सो कनेक्शन बताया गया बिटवीन डेनमार्क एंड ब्रिटेन, लिंकिंग आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम द न्यूलिथिक एंड ब्रॉन्ज एज पीरियड्स, राइट। सो बेसिकली आपको ध्यान रखना है न्यूलिथिक वुडन सर्किल रिसेंटली डिस्कवरी कहां पर हुई, डेनमार्क में हुई। द नेक्स्ट इज हु वर द रेसिपिएंट्स ऑफ नेशनल धन्वंतरी आयुर्वेदा अवार्ड 2025। सो नेशनल धन्वंतरी आयुर्वेदा अवार्ड और किन्हें यह प्रोवाइड किया गया। सो रिसेंटली 3 पीपल्स को ये अवार्ड मिला है एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए ताराचंद शर्मा, मैयाराम उनियल एंड समीर गोविंद जामदग्नि। इन्हें ये अवार्ड दिया गया, द नेशनल धन्वंतरी आयुर्वेदा अवार्ड, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ये अवार्ड प्रोवाइड करे हैं। बेसिकली इन अवार्डीज को जो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स आयुर्वेदा, उसी के लिए रिकॉग्नाइज करने के लिए ये अवार्ड दिए गए। ईच रेसिपिएंट को एक साइटेशन दिया गया, ट्रॉफी ऑफ लॉर्ड धन्वंतरी दी गई एंड 5 लाख रुपीज का कैश प्राइज इन्हें दिया गया, right? Let's move to the next slide. So Philadelphia corridor, which was seen in the news, is located along the border of Gaza and which country? So recently Philadelphia corridor ये again news में रहा और कहाँ पर located है? We all know Egypt in Gaza की border alongside यह located है, the Philadelphia corridor, right? So Israel Hamas conflict again intensify हुआ था, जिसके कारण जो पीस इंटेंशन है उन्हें फिर से इनिशिएट किए गए बाय द यूएस, इजिप्ट एंड कतर, जो कि फ्रजाइल है, काफी टेम्पररी, जो कि फ्रजाइल रहने वाले हैं। द फ्रजाइल सीज फायर फैसिलिटेटेड बाय द यूएस, इजिप्ट एंड कतर। सो इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट, इसमें रिसेंटली अगेन एक्शन देखने को मिला एंड सीज फायर के लिए एफर्ट किए गए बाय यूएस, जो कि टेम्पररी बताए गए दी फ्रजाइल सीज फायर एंड दैट्स व्हाई फिलाडेल्फिया कॉरिडोर अगेन न्यूज में रहा। बेसिकली मेजर कंसर्न क्या है कि इजराइल ने अपनी जो आर्मी है, जो मिलिट्री एड है, उसे विड्रॉल कर लिया है फ्रॉम द फिलाडेल्फिया कॉरिडोर, जो कि 14 किलोमीटर का स्ट्रेटेजिक एरिया है अलोंग द गाजाज बॉर्डर एंड इजिप्ट। सो गाजा की बॉर्डर इजिप्ट, इजराइल से सराउंडिंग है द फिलाडेल्फिया कॉरिडोर। रफा एंड केरिम शोलम क्रॉसिंग यहीं पर लोकेटेड है, द टू क्रॉसिंग द रफा एंड केरिम शोलम क्रॉसिंग, यह पार्ट है फिलाडेल्फिया कॉरिडोर का। बेसिकली 1979 कैंप डेविड ट्रीटी से इस जगह को डीमिलिटराइज्ड किया गया था, लेकिन बाद में इसे इजिप्ट एंड देन पैलेस्टीनियन अथॉरिटी और 2007 में ऑफिशियली हमास ने इसे अपने कंट्रोल में ले लिया था। हमास टुक ओवर इन 2007 एंड नाउ अगेन इजराइल के कंट्रोल में आया था, बट अगेन इजराइल ने अपनी जो आर्मी है फिलाडेल्फिया कॉरिडोर से विड्रॉ कर ली एंड अगेन एक्शन यहाँ पर देखने को मिला। इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट हैज इंटेंसिफाइड और यूएस, इजिप्ट एंड कतर के द्वारा यहाँ पर जो भी सीज फायर है उसके लिए इनिशिएट किया गया, दैट्स व्हाई ये अगेन न्यूज में रहा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो प्लेसेस इन न्यूज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे, दैट इज सामोस आइलैंड, यह किस कंट्री का पार्ट है? ग्रीस का। नोट्री डैम कैथेड्रल, यह किस कंट्री का पार्ट है? फ्रांस का। चुग वैली, यह किस स्टेट का पार्ट है? अरुणाचल प्रदेश का। माउंट सेमेरू वोल्केनिक इरप्शन के कारण न्यूज में रहा, इंडोनेशिया में लोकेटेड है। गल्फ ऑफ टोंकिन, यह कहाँ पर लोकेटेड है? चाइना एंड वियतनाम के बिटवीन लोकेटेड है। रिसेंटली वियतनाम ने इसे अपने मैप में इंक्लूड किया था, द गल्फ ऑफ टोंकिन। एडम्स ब्रिज, ये किन दो वाटर बॉडीज को सेपरेट करता है? गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्ट्रेट को सेपरेट करता है द एडम्स ब्रिज। लेक सपांका, दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज, यह तुर्की में लोकेटेड है। The next is which company has launched a quantum chip named Ocelot? So recently Ocelot, the quantum chip, इसे किसने लॉन्च करा है? And answer is option number A, Amazon ने लॉन्च करा है the quantum computing chip, जिसका नाम है Ocelot, right? सो बेसिकली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप, इन्हें सुपर कंप्यूटर्स में यूज किया जाता है सो दैट जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है उन्हें इजी बनाया जा सके, जो मोस्ट डिफिकल्ट टास्क है, इम्पॉसिबल टास्क, उन्हें अचीव किया जा सके, दैट इज क्वांटम सुप्रीमेसी। सो उसी के लिए क्वांटम चिप ऑसेलॉट को डिजाइन किया गया। रिसेंटली किसने किया? Amazon ने किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज which French overseas territory was hit by cyclone Gorence in Feb 2025? So recently cyclone Gorence यह देखने को मिला
और किस कंट्री को इसने हिट करा है रिसेंटली? एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ला रियूनियन। सो साइक्लोन गैरेंस, इसके जो इफेक्ट है ये ला रियूनियन में देखने को मिला। ला रियूनियन बेसिकली ये जो साइक्लोन है इसकी स्पीड लगभग 155 किलोमीटर पर आवर रिकॉर्ड की गई। ला रियूनियन एक फ्रेंच ओवरसी टेरिटरी है। कहाँ पर लोकेटेड है? इंडियन ओशन में लोकेटेड है द ला रियूनियन, जहां पर साइक्लोन गार्डन्स के इफेक्ट देखने को मिले, राइट। सो इसी के साथ साइक्लोन अलर्ट के लिए पर्पल से रेड अलर्ट जारी किए गए। बेसिकली साइक्लोन अलर्ट्स के लिए कलर कोड होते हैं, कलर कोड सिस्टम, पर्पल कलर कोड एंड रेड कलर कोड। सो बेसिकली पर्पल ये हाईली डेंजर साइक्लोन के लिए अलर्ट है, जबकि रेड अलर्ट इंडिकेट करता है लोअर देन दी पर्पल अलर्ट। सो रिसेंटली साइक्लोन के जो अलर्ट थे दी साइक्लोन गॉरेंस पर्पल से रेड की तरफ लोअर किए गए, यानी कम डेंजर। और किस रीजन में आया? ला दी यूनियन, इंडियन ओशन में है और एक फ्रेंच टेरिटरी है ये है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ART, antiretroviral therapy that was recently seen in news is primarily used for which disease? और इसे HIV के लिए यूज किया जाता है। सो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करे स्टेट्स को कि वह अपने जो स्टॉक मैनेजमेंट है उसे इम्प्रूव करे, जो भी प्रोक्योरमेंट है उसकी जो ट्रांसपेरेंसी उस पर काम करे, और ART ड्रग के लिए जो ड्रग क्वालिटी है उसे इम्प्रूव करे, सो दैट HIV एड्स का जो भी ट्रीटमेंट है उसे सेफली इंश्योर किया जा सके। सो ART एक टाइप की मेडिकेशन है जो HIV की लेवल को लोअर कर देता है और हमारे इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, सो दैट जो HIV के वायरस है वो मल्टीपल ना हो सके, उसे प्रिवेंट करना ART का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है स्टेट्स को कि ART के मैनेजमेंट पर फोकस किया जाए, इसकी प्रोक्योरमेंट की जो ट्रांसपेरेंसी है उस पर फोकस किया जा सके और इसकी इफेक्टिवनेस को एनहांस करने के लिए रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के कारण ART न्यूज में रहा। द एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, जिसे HIV के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। The next is where was the exercise Desert Hunt 2025 conducted? और यह रिसेंटली जोधपुर राजस्थान में कंडक्ट की गई। द एक्सरसाइज डेजर्ट हंट कहाँ पर? एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर राजस्थान 24 से 28 फैब तक हुई थी। एक ट्राई सर्विस स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है जिसमें इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया था। दी एक्सरसाइज डेजर्ट हंट, और इस प्रकार डोमेस्टिक एक्सरसाइज रही जिसमें नेवी, आर्मी और एयरफोर्स देखने को मिला। और एम क्या? इंटर ऑपरेबिलिटी को एनहांस करना, सडन मूवमेंट को कैप्चर करना और रिलायबिलिटी कोऑपरेशन को बूस्ट करना, यह इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहा। द एक्सरसाइज डेजर्ट हंट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो रीसेंट एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे एंड दैट इज जल थल रक्षा 2025 मिलिट्री एक्सरसाइज। इसे रिसेंटली किस स्टेट में कंडक्ट कराया गया? गुजरात में, और इंडियन आर्मी ने इसे कंडक्ट कराया। 6th एडिशन हुआ एक्सरसाइज धर्म गार्जियन का। किस कंट्री ने इसे कंडक्ट कराया? इंडिया एंड जापान। एक्सरसाइज कमोडो, इसे कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया? इंडोनेशिया। एक्सरसाइज साइक्लोन 2025 इंडिया एंड द अदर कंट्रीज इज इट? What is the name of the joint airborne exercise conducted by the Indian Army and Indian Air Force? And that is exercise Winged Raiders. And amphibious exercise AMFAX 2025 एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज रही और इसे कर्नाटका ने होस्ट किया। यूके वेरियन एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया एंड द अदर कंट्रीज मालदीव्स, राइट। सो इसी के साथ इस सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो आज के जो क्विज के टॉपिक है दैट इज रिलेटेड विद द गवर्नमेंट स्कीम्स।